वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज के इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स फेडरल बोर्ड के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज एमसीक्यूज को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मैस 1 kg ईच हैविंग डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बिटवीन देयर सेंटर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज। इसमें वो कहता है कि दो आइडेंटिकल बॉल्स हमारे पास हैं जिनका मैसेज बिलतरतीब 1 kg ही है, क्योंकि आइडेंटिकल मैसेज हैं या बॉल्स हैं तो उनका मैस जो है वो सेम होगा और वो एक दूसरे से 1 मीटर के अपार्ट यानी डिस्टेंस के ऊपर हैं, वो फासले पर हैं। उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी होगी। तो इसके लिए सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको किस तरीके से आप समझेंगे करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैसेज बिलतरतीब हमने M1 और M2 लिए हैं और दोनों ही है हमारे पास जो वो आइडेंटिकल मैसेज हैं जिनके मैसेज 1 kg ईच हैं दोनों के, और ये एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट हैं, एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर मौजूद हैं। तो ये एक दूसरे को कितनी फोर्स से अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, वो फोर्स बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। इनके दरमियान डिस्टेंस हमने लिख लिया 1 मीटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने मालूम करनी है, जबकि मैस M1 और M2 हमारे पास 1 kg के इक्वल हैं क्योंकि आइडेंटिकल मैसेज हैं हमारे पास। तो अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमारे पास जो इसका फार्मूला है F इज़ इक्वल टू जी, यानी यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये मैसेज के प्रोडक्ट हमने लिख लिया, उसके डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे आ जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर जो इनके दरमियान होगा। उसके बाद हम इनको कैलकुलेट करेंगे, जी की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख ली। उसके बाद मैसेज का प्रोडक्ट जैसे कि जो इनकी वैल्यू हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमने लिख लिया, और 1 का यानी जो डिस्टेंस हमारे पास उसका स्क्वायर हमने ले लिया। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये सारी 1 1 है, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो वैल्यू जो है वो एज इट इज़ सेम आ जाएगी। क्योंकि फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6.67 बुक में जो है वो यहाँ तक लिखा हुआ है। आगे जो इसके वैल्यू आती है वो 3 भी आता है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, और क्योंकि फोर्स है तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास न्यूटन में आ जाएगा। तो इसका पहले क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी को आप मार्क करेंगे, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज F if masses of bodies are doubled and distance between their center is reduced to half, then gravitational force is। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास है जी एफ। तो वो कहता है कि अगर उनके मैसेज को डबल कर दिया जाए और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए तो फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज के उसी तरह से हम मान लेते हैं कि ये दो हमारे पास जो है वो मैसेज हैं और उनके दरमियान हमने क्या किया है, एक तो उनके मैसेज को डबल कर दिया। अगर 1 kg था तो हमने 2 kg कर दिया, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस अगर फ़र्ज़ किया 1 मीटर था तो हमने उसको क्या कर दिया, हाफ मीटर कर दिया। तो इसका सोल्यूशन कुछ यहाँ पर इस तरह से है। फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। मैस पहले M1 जो था हमारे पास उसको पहले अगर वो 1 था तो हमने उसको क्या कर दिया, 2 कर दिया। M2 जो है वो भी हमारे पास जो था वो 1 था, उसको भी हमने 2 कर दिया, और जो डिस्टेंस हमारे पास पहले 1 था तो उसको हमने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। और जो जी की वैल्यू हमारे पास है वो फिक्स वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला हमारे पास है F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो हमने एज इट इज़ ली हैं, 1 1 ही ली है, और डी की वैल्यू को भी 1, यानी ये वैल्यूज़ यहाँ वाली ली है हमने, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर बनाई है, क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, उसके बाद जो हमने मैसेज की वैल्यू को चेंज किया है और डिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज़ चेंज की थी उन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। तो मैथ्स की जगह पर M1 की जगह पर हमने उसको, पहले वो 1 था तो हमने 2 कर दिया, इसी तरह से M2 को भी 2 टाइम्स कर दिया, डबल कर दिया, जबकि डिस्टेंस को हमने 1/2 यानी हाफ कर दिया।
अब अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा हमारे पास, और ये सारी वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो हम इसको बाहर निकाल कर लिख सकते हैं। इसी तरह से 1/2 का अगर हम साइड पर लेकर इसको स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1/4, और 1/4 को अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं न्यूमरेटर के अंदर तो वो 4/1 हो जाएगा, उल्ट जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर हमारे पास आएगा 16, और बाकी जो ये वैल्यू हमारे पास ये सारी से दोबारा जो है वो शुरू में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये f के इक्वल है, तो यहाँ पर हम जो है वो f लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास जो फोर्स है, अगर हम ये तब्दीली करते हैं कि मैसेज को डबल करते हैं, मैसेज के प्रोडक्ट को, और इसी तरह से जो डिस्टेंस है उसको हाफ करते हैं, तो हमारे पास जो फोर्स है वो 16 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। तो यानी जो इसका आंसर हमारे पास आएगा वो 16 न्यूटन आएगा, यानी 16 एफ आएगा, यानी फोर्स जो है वो 16 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, सेकंड एमसीक्यूज़ का डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। इसी तरीके से थर्ड एमसीक्यूज़ के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द सन इज डैश दैट ऑफ द सन ऑन द अर्थ। इसमें वो पूछता है कि सन और अर्थ की जो दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सन अर्थ के ऊपर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, और इसी तरह से जो अर्थ है वो सन के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक क्या है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो कायनात में यानी यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर जो वो एक फोर्स लगाती है। तो अगर हम देखें तो इसको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ रिलेट कर सकते हैं कि जो फोर्स अर्थ सन के ऊपर लगाएगा, तो अगर हम उसको मान लेते हैं कि वो एक एक्शन फोर्स है, तो इसके मुकाबले में जो है वो एक रिएक्शन फोर्स जो है वो सन भी अर्थ के ऊपर लगाएगा, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी, यानी मिकदार में वो इक्वल होगी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं इस एमसीक्यूज़ का जो राइट आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि अर्थ और सन जो है वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल इन मैग्नीट्यूड की जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा सेम एज, थर्ड एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी होगा, सेम एज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज़ 100 न्यूटन। यहाँ पर वो ये कहता है कि किसी भी बॉडी का जो वेट है वो हमारे पास अर्थ के ऊपर 100 न्यूटन है। वट इज़ द वेट ऑन द मून। तो इसी बॉडी का जो वेट है वो मून पर कितना होगा। तो इसके लिए मैं कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस एमसीक्यूज़ की जो है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की गई है। हमारे पास जो वेट है वो 100 न्यूटन है, कहाँ पर है, ऑन अर्थ। तो हम ई इसके साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमने जो देखना है उसका वेट देखना है किस जगह पर, मून के ऊपर चेक करना है कि कितना होगा। लेकिन हमें उसका वेट जो है वो तो मालूम है, लेकिन हमें पहले उसका मैस मालूम करना पड़ेगा ताकि हम जो है वो मून के ऊपर उसका वेट जो है वो देख सकें। तो वेट हमारे पास इक्वल होता है W=mg। तो अगर हमें मैस कैलकुलेट करना है, मैस क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है, जी उधर जाकर क्या है डिवाइड हो जाएगा। तो W/g अगर हम करते हैं, जी की वैल्यू जो है वो ऑन द अर्थ सरफेस हमारे पास 10 होती है, तो 100/10 हम करेंगे तो हमारे पास 10 kg जो है वो मैस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास मैस जो है वो गिवन है, यानी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने जो है वो वेट ऑन द मून हमने मालूम करना है, तो मून के ऊपर हमने वेट जो है वो मालूम करना है, तो उसके लिए जो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन है वो भी हमें मून का ही चाहिए होगा, क्योंकि जो वेट होता है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन के ऊपर। तो अब अर्थ के ऊपर जो वैल्यू होती है जी की वो होती है 10, जबकि मून के ऊपर जो होती है वो 1.667 समथिंग इस तरह से होती है। तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली है ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन ऑन मून। तो डब्ल्यू एम, वो एम इसलिए लिया है मैंने साथ क्योंकि ये वेट ऑन मून हम चेक कर रहे हैं, तो एम मल्टीप्लाई बाय जी होगा। तो और यहाँ पर भी हम जी जो है वो मून वाला लेंगे, यानी मून के ऊपर जितनी ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन होगा हमारे पास। तो मैस हमारे पास 10 kg है और जी हमारे पास 1.667 या 1.67 जो है वो हम ले सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा डब्ल्यू यानी वेट ऑन मून 16.7 या 16.67 न्यूटन, इसका जो है वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट के लिहाज से जो आपने ऑप्शन जो सेलेक्ट करना है वो होगा डी ऑप्शन, जिसको आपने मार्क करना है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ स्मॉलेस्ट एट। यहाँ पर वो कहता है कि
किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कहाँ पर सबसे कम होगा, स्मॉलेस्ट यानी सबसे कम होगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो उस फोर्स के इक्वल होता है जिस फोर्स से ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जितना हम जो ज़मीन से दूर हम जाते जाएंगे तो जो हमारे पास फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है वो, या जो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन है उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पोल जो है वो ज़मीन के ऊपर ही होगा। मरी यानी जो एक शहर है उसकी अगर पहाड़ी के ऊपर भी अगर हम देखें तो वो वहाँ पर भी जी की वैल्यू इतनी तब्दील नहीं होगी। इक्वेटर भी जो है वो ज़मीन के ऊपर ही है। तो ज़मीन से जो दूर हमारे पास जो चीज़ है वो मून है। मून की सरफेस के ऊपर जो है वो वैल्यू ऑफ जी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो ऑन द मून होगी। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बात जो है वो चैप्टर के अंदर भी मौजूद है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये होती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है पर यूनिट मास के ऊपर, यानी जी इज इक्वल टू हमारे पास होता है फोर्स ऑन पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पर यूनिट मास, उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये ज़मीन के सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। लेकिन उसने पूछा है कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.81 या 10 भी हम उसको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें ऑप्शन में दिया गया 9.8 और इसका यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन पर केजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, इसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद डी हमारे पास है इन्फिनिटी। अच्छा सॉरी, ये 7th MCQ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द GPS सैटेलाइट सिस्टम हैज़ डैश सैटेलाइट्स। अब यहाँ पर वो कहता है कि एक जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के अंदर जो सैटेलाइट का एक नेविगेशन सिस्टम है उसके अंदर कितने सैटेलाइट्स मौजूद होते हैं। ये आपकी बुक के अंदर पीछे पेज के ऊपर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये डायरेक्ट इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो वो मेंशन की गई है 24 सैटेलाइट्स जो हैं वो एक GPS सिस्टम के अंदर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन डी 24। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, टू सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट, विच वन विल हैव द ग्रेटर ऑर्बिटल स्पीड। अब इसमें वो कहता है कि दो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं जो बिल्कुल हमारे पास अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक सेम ऑर्बिट के अंदर। मान लेते हैं कि हमारे पास वो ऑर्बिट्स, ये हमारे पास अर्थ के गिर्द ऑर्बिट है, ये अर्थ है, वो दोनों सेम ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सपोज के दोनों ही हमारे पास सैटेलाइट्स हैं जो कि सेम ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। विच वन विल हैव द ग्रेटर ऑर्बिटल स्पीड, तो किसकी उस ऑर्बिट के अंदर स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू, ये बल्कि मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ इसका। ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो v नॉट इज इक्वल टू हमारे पास होता है g ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये इसके इक्वल होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो जो MCQs के ऑप्शन है उसके लिहाज से कोई भी ऐसी बात जो है वो इस फार्मूले के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे कि उसने ऑप्शन ए में कहा है हैवियर सैटेलाइट यानी जिसका मैस ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी हमारे पास है लाइटर सैटेलाइट यानी जिसका मैस जो है वो कम होगा, और सी ऑप्शन है सेम, या डी ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल बाय द पर्सन ऑन द ग्राउंड, यानी इनके ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर कहीं भी जो है वो मैस गिवन नहीं है इस फार्मूला के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की जो क्योंकि सेम ऑर्बिट के अंदर हैं तो उनकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो ऑप्शन सी को जो है वो आप मार्क करेंगे, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। 9 MCQs हमारे पास है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इफ द मास ऑफ अर्थ इंक्रीज 4 टाइम्स बट द रेडियस ऑफ अर्थ रिमेन्स द सेम। यहाँ पर वो कहता है कि एक सैटेलाइट है जिसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मास ऑफ अर्थ को जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया जाए जबकि उसका जो रेडियस है वो सेम रहे। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑर्बिटल वेलोसिटी की कैलकुलेशन के लिए एक और फार्मूला हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर हमें क्या क्या कहा गया है कि मास ऑफ अर्थ को हमें 4 टाइम्स करना है, तो जी वैसे ही रहेगा 4me हो जाएगा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम इस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या होगा
कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास 2 होगा, और ये बाकी जो वैल्यू हमारे पास है ये v ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल ही होगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी v नॉट जो ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया यहाँ पर, जबकि ये जो हमारे पास ये 2 लिखा हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार कर रहा है हमें। तो ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। बाकी ये जो चीज़ें हमारे पास है, स्क्वायर रूट, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, ये सारा जो है ये इस इक्वेशन के मुताबिक ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी उसकी, अगर हम मास ऑफ अर्थ को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन ए को आप जो है वो मार्क करेंगे, जो इसका राइट आंसर होगा, इंक्रीज 2 टाइम्स। उसके बाद 10 MCQs हमारे पास है। एट द हाइट इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी विल बी। तो इसके लिए थोड़ा सा एक तो पहले स्टेटमेंट को दोबारा से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसकी सोल्यूशन और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ इंतहाई आसान तरीके से। यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर एक एट द हाइट इक्वल टू 2 टाइम्स अर्थ रेडियस, यानी अगर हम अर्थ के रेडियस के 2 टाइम्स डिस्टेंस अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएं तो वैल्यू ऑफ जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें ये मालूम है कि जैसे जैसे हम ज़मीन की सतह से दूर होते जाते हैं तो जी की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। इसको डायग्राम और जो न्यूमेरिकल बेस, इसको हम ज़रा समझते हैं इसको। अब ये वो फार्मूला है जिसके ज़रिए से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक जो है वो अर्थ है। अब इसका यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है इसके। तो अब अगर हम 1 अर्थ रेडियस ऊपर अगर हम जाते हैं, इतना डिस्टेंस अगर हम हाइट कवर करते हैं तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा जी के ऊपर, और अगर हम इतने 2 टाइम्स आगे जाते हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका सिंपल फार्मूले की कैलकुलेशन से हम इसको देख सकते हैं। दोबारा मैं लिख देता हूँ फार्मूले को। जी एच यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट सम हाइट इज इक्वल टू हमारे पास होता है जी एम ई ओवर आर प्लस एच। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि मास ऑफ अर्थ भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ये दो चीज़ें जो है वो आपस में इन्वर्सली जो है वो वेरी कर रही हैं। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं, जी एच इज़ इक्वल टू 1 ओवर आर प्लस एच स्क्वेयर। तो अक्सर इससे रिलेटेड जो है वो MCQs चेंज होकर भी आ सकते हैं। यहाँ पर जो है वो हाइट हमें ये कह सकता है कि 1 टाइम हम अर्थ रेडियस जो है वो ऊपर गए हैं या 3 टाइम्स हम ऊपर गए हैं। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ जो है वो हमेशा के लिए जहन में रहेगी। आप ये मान लेंगे कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू को हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हमें 2 टाइम्स ऊपर गए हैं तो हमें उसको यहाँ पर 2 लिखेंगे, अगर 3 टाइम्स गए हैं तो 3 लिखेंगे, अगर 1 टाइम ऊपर गए हैं तो यहाँ पर सिर्फ जस्ट आपने क्या करना है, उतनी ही वैल्यू लिखनी है। तो अब इसके मुताबिक अगर हम देखें, इसका हमें स्क्वायर लेना होगा, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू एट सम हाइट पर क्या उसमें फ़र्क पड़ेगा, 1 ओवर 1 प्लस 2 कितना होगा हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर ले लेंगे। अगर वो कहता है 1 टाइम ऊपर गया तो यहाँ पर सिर्फ हम 1 ले लेते। तो ये 1 ओवर 3 का स्क्वायर हमारे पास 1/9 आ जाएगा, जो कि वैल्यू ऑफ इसके होगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट सम हाइट के इक्वल होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 2 टाइम्स यानी जो है वो 2 अर्थ रेडियस अगर हम ऊपर जाते हैं, यानी इतनी हाइट के ऊपर, ये 1 अर्थ रेडियस है, ये 2 अर्थ रेडियस है, तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/9 क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास होगा ए इज़ इक्वल टू G/9, यानी वैल्यू ऑफ जी जो है वो हमारे पास 9 टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद लास्ट MCQs हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद। तो वो कहता है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो किस तरह से डिक्रीज़ होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। दोबारा हम देख लेते हैं इसको कि ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, यानी अर्थ है। तो जी की वैल्यू जो है वो जितना कोई चीज़ ज़मीन से दूर जाएगी जी की वैल्यू उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जितनी कोई चीज़ ज़मीन के नज़दीक आएगी उतनी ही जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ से बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि उसने कहा है द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद, यानी जी की वैल्यू जो है वो कब कम होगी, मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अगर कोई चीज़ जो है वो ज़मीन की सतह से दूर होगी। तो इसका जो जितना ज़्यादा दूर होगी, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बनेगा डी। इसको आप मार्क करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।